चलिए, so let's start with return first. Where is return under GST? ये जो चैप्टर है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किया है उनको समझ में आता है, जिन्होंने प्रैक्टिकल काम नहीं किया उनको रटना सा पड़ता है। अभी चैप्टर के अंदर बेसिक डिटेल्स रखी है, जीएसटी 1 जीएसटी 3 ये सब डिटेल्स रखी है, राइट। लेकिन इस चैप्टर के दो पार्ट है, क्यू एंड स्कीम पार्ट है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है। और एक नॉर्मल पार्ट दे रखा है। लास्ट टाइम इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, अब की बात तो हल्का सा अमेंडमेंट है, कुछ ज्यादा नहीं। ये के अंदर अमेंडमेंट है, कुछ खास अमेंडमेंट है। लास्ट टाइम 88C में अमेंडमेंट था, तो अभी 88C और 88D का है, तो चलिए ये चैप्टर मैं आपको कहूँ सी कैटेगरी का चैप्टर है, पूरा ही चैप्टर सी कैटेगरी का है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे इस चैप्टर से, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं, एमसीक्यू वगैरह पूछ रहे हो, उनके आप ही किस्मत खराब हो तो मैं गाली वाली नहीं खाना चाहता, ठीक है। क्योंकि वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं एग्जाम में कि भाई मैं आपको कुछ बोला हूँ बच्चों पर, वो एग्जाम में बोला नहीं आया और आ जाए, मतलब ऐसा तो होता नहीं है। बट ये किस्मत का क्या पता, आज तक लगभग जो मैंने एस्टिमेशन लगाया पेपर बना है, उसी कारण से इतने कम टाइम में आपने सारी क्लास ली है। दैट इज ओनली रीजन। माउथ ऑब्जेक्टिव लगे सेंटर के बाद बच्चे दूसरों को बताते हैं भाई अरे तुम गलती कर दिए, मुझे मैं लड़का है ना, मैं लड़का चलो तो अजीब सवाल है इसके, क्या नाम है उसका, नाम है यार याद, तो वो दैट इज ओनली रीजन। बट मैं आपको रिटर्न चैप्टर कराता हूँ, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, समझ में आएगा आपको। कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिकल कराया नहीं करा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ आपको बोलूँ कि काम नहीं है, तो वो करना, क्यों है किसी के बारे में ध्यान से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, डाउन देखते हैं। चलिए स्टार्ट। अब देखो यार, ऐसा सीन दे रखा है कि ठीक है, ऐसा सीन दे रखा है जीएसटी 1 आपको कब भरनी है। तो जीएसटी 1 आपको 11 तारीख को भरनी पड़ती है अगले महीने की। फॉर एग्जाम्पल जुलाई मंथ का रिटर्न है, अगस्त की 11 तारीख को आपको जीएसटी 1 भरनी पड़ेगी, पता है आपको। बेसिकली एक्ट के अंदर तो आपको 10 तारीख की बताई थी, पर बाय नोटिफिकेशन 11 तारीख कर दी। तो अगर आप 11 को उठाओगे तो 10 तारीख हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन के दिन का ऑर्डर है 11 तारीख। जीएसटी 1 आप कब भर सकते हो, अगले महीने की 11 तारीख को जीएसटी 1 भर सकते हो। जीएसटी 1 होता क्या है, जीएसटी 1 होता है कि आपका जितना भी टर्नओवर है अभी का, जैसा वो मान के चलते हैं कि जुलाई मंथ की बात करते हैं, अब जुलाई के अंदर मेरी जितनी भी सेल्स है, आउटवर्ड सप्लाई जितनी है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट सबमिट करूंगा कितनी मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीएसटी 1, ठीक है। तो जीएसटी 1 के अंदर क्या डिटेल्स जाएंगे, आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स जाएंगे। फिर अब देखा जाएगा कितनी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, वो जीएसटी 1 से जाएगा। तो कितनी आपके पास आईटीसी थी नेट करके आप पेमेंट कर दोगे टैक्स का, और टैक्स का जो पेमेंट करते हैं वो हम जीएसटी 3 में करते हैं, ठीक है। 3 का फाइल करते हैं अगले महीने की 20 तारीख को, 11 तारीख को तो हम जीएसटी 1 भरेंगे। फिर कितने में जीएसटी 1 भरेंगे ना, तो जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मान के चलो, इमेजिन करिए आप कि मैं एक और मैं क्या करता हूँ, टेक्सटाइल्स का बिजनेस करता हूँ, और लेट्स सपोज मैंने रुपेश को सामान बेचा था। अभी मैंने अपनी जीएसटी 1 भरी, जुलाई की जीएसटी 1 मैंने भरी, 11 अगस्त तक मैं कभी भर सकता हूँ। अभी जब मैं अपनी जीएसटी 1 भरूंगा ना, तो रुपेश के अकाउंट के अंदर क्या होगा, ये अमाउंट ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पेटीएम पेमेंट करते हैं ना, 10 रुपीज पेड, तो वहाँ से आ जाती है 10 रुपये प्राप्त, तो इसके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा साहब रुपये आपने एक सामान खरीदा है और उनको टैक्स का पेमेंट किया है, एक रिटर्न भरिए, ठीक है। तो रुपेश के यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी 2 के अंदर क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अब एक्चुअल में क्या होगा, मान करो सुनना मेरी बात, अभी मैंने भी बहुत सारे लोगों से सामान खरीदा होगा, जीएसटी 1 तो मैंने भरी 11 अगस्त को, बहुत सारे लोगों से मैंने भी सामान खरीदा होगा, इनपुट खरीदे होंगे, तो उनकी क्रेडिट मेरे को मिलनी है, तो उन्होंने भी जीएसटी 1 11 तारीख तक भरी होगी। अब इसको मिला के 11 से 20 का टाइम क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, आप ऐसा क्यों नहीं किया गया कि जैसे स्टेटमेंट भरेंगे वैसे ही पेमेंट करते थे, तो अलग डेट क्यों रखी, ऐसा क्यों किया कि पहले स्टेटमेंट करवाया फिर ही टैक्स पे करवाया, क्योंकि अब जितने भी लोगों से मैंने सामान परचेज किया होगा उन्होंने अपनी रिटर्न भरी हुई, मेरे को तो रिटर्न करेगी। अब मैं क्या करूंगा, एंड में फिर जीएसटी 3 भरूंगा, जीएसटी 3 में भरूंगा 20 अगस्त को भरूंगा, 20 अगस्त तक मैं भर सकता हूँ। उसके अंदर जीएसटी 1 के हिसाब से मेरा जितना टर्नओवर था वो, और जितनी मेरे पास आईटीसी मिली थी मेरे को, वो लेस करके मेरे को नेट पेमेंट करना पड़ेगा। एक छोटा सा बेसिक प्रोसीजर होता है, ठीक है। बिल्कुल लेमेन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे बता दूँ मालूम पड़े, ठीक है साहब। बस यही देखा है कि जीएसटी 3 जो है वो आपको अगले महीने की 20 तारीख तक करनी रहती है। ये जो जीएसटी 1 और जो जीएसटी 3 का कॉन्सेप्ट है, ये इन लोगों को नहीं रहता, पीडीएस जो पीडीएस वाले लोग हैं, इन लोगों को अभी आपको बताया पीडीएस और टीसीएस काटते हैं, उनको अगले महीने की 10 तारीख तक रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। जो पीडीएस टीसीएस वाले हैं, ईसी वाले हैं, आईएचटी वाले हैं, एनआरटी वाले, ओआईडीआर वाले, इनकी अलग रिटर्न आती है, इनका जीएसटी 1 जीएसटी 3 से मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। सर 2 में आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा तभी क्रेडिट दे पाएंगे ना, अभी तक बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कि तुम लोग को कौन सा रीजन करना है, पूरी कर रहे हैं विदाउट नोटिस आया, अभी लाइक डिटेल बॉल टैक्स कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है, क्या देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मंथली जीएसटी 8 अगले महीने की 20 तारीख को जाएगी, ठीक है जी। अभी क्यूआर एमपी स्कीम में बनाएंगे, सब उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो ऐसा है कि बेसिक सी बात थी, जीएसटी 1 को पढ़ते हैं, जीएसटी 3 को पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें रखी है। फिर आपको कुछ और बताता है, एनुअल रिटर्न पढ़ते हैं, एनुअल रिटर्न नहीं पढ़ते उस पर बनाएंगे। तब पहले जीएसटी ऑडिट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जीएसटी ऑडिट खत्म करके सरकार ने सी के पैसे को गाड़ी मारी, ठीक है। फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न तब पढ़ते हैं, ये सारे कुछ पॉइंट रखे हैं, ठीक है। लेट फीस के बारे में बता रखा है, लेट फीस मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़ना चाहिए आपकी बात, तो ठीक है, उसको देख लेंगे एक बार क्लियर मार लेंगे कि लेट फीस केस में क्या होगा। और एंड में मैंने आपको टेबल बता रखी है, उस टेबल के अंदर हमने लिखा है कि किसके लिए रिटर्न कौन सी भरनी है, कब तक भरनी है, समराइज कर दिया। जैसे हर रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटीआर 1 भरनी है और 3 भरनी है, 1 तक भरनी है अगले महीने की 11 तारीख तक, 3 तक भरनी है अगले महीने की 20 तारीख तक, ठीक है। क्योंकि हमारे वाली स्कीम करके बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। कंपोजिशन स्कीम वाले जो पर्सन है उनको जीएसटी 4 भरनी रहती है, उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होता है, कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको एक एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 30 अप्रैल तक, उनको एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ती है उनको
18th ऑफ मंथ सब्सिडी ईच क्वार्टर। फॉर एग्जांपल मान के चलो जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, तो उनको 18 अक्टूबर तक रिटर्न करनी पड़ती है, तो उनकी रिटर्न एक एनुअल रिटर्न हो जाएगी और एक क्वार्टर रिटर्न हो जाएगी। एवरी रजिस्टर्ड नॉन रिटर्न टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, तो एनआरटीपी हो गया, उसको जीएसटी फाइल भरनी पड़ती है और वो कब तक भरनी पड़ेगी? विदिन 15 डेज आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ। जैसे देखो समझना मेरी बात, कोई एनआरटीपी है, वो इंडिया में 70 दिन के लिए बिजनेस करने आया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई हर महीने के जैसे महीना खत्म हो, ठीक है, तो जुलाई में आया, मान के चलो जुलाई अगस्त और सितंबर में तक रुकेगा, ठीक है, 10 सितंबर तक रुकेगा, तो 1 जुलाई से बिजनेस करने आया, जुलाई की रिटर्न तो बात 13 अगस्त, अगस्त की रिटर्न तो करेगा 13 सितंबर को। अभी तूने 13 सितंबर तक, ठीक है, अभी लास्ट जो है ना, अभी लास्ट में से सितंबर में 10 दिन काम किया, अभी गवर्नमेंट बोली भाई अगर से 10 दिन काम किया, उसकी रिटर्न 13 अक्टूबर को भरवाएंगे ना, तब तक तो देश छोड़ के भाग जाएगा, तो गवर्नमेंट ने इसको बोला कि तेरा जो लास्ट हिसाब होगा ना, तेरा जो लास्ट दिन जो बचे रहेंगे उसकी रिटर्न तो अगले 7 डे के अंदर भर देगा, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, ठीक है, तूने जितने दिन भी रजिस्ट्रेशन लिया मतलब जैसे ही खत्म हो रहा है उसके अगले 7 दिन के अंदर रिटर्न करके फाइनल सेटलमेंट कर ले। अब चाहे कोई सी भी ले, सपोज कर 10 सितंबर को खत्म हो रहा है, 17 सितंबर तक खत्म करके निकल ले, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं भाई लोगों, मैंने चैप्टर ऑलरेडी आपको इतना प्रिसाइज में बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा फोकस करना है। कंपोजिशन ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तुमको, कंपोजिशन स्कीम वाला अपनी रिटर्न कब भरेगा 18 ऑफ मंथ सब्सिडी ईच क्वार्टर, तुमको पता है? ये पूछ सकते हैं एनआरटीपी वाला पॉइंट, ये कहीं बच्चों नहीं पता कि अपन ऑफिस में से काम नहीं करेंगे एनआरटीपी वगैरह, ठीक है। ओआईटी और ऑनलाइन गेमिंग वाले इन लोगों को पता बननी है, जीएसटी 5 बननी है, इनको मंथली बननी है, वो अगले महीने की 20 तारीख तक रिटर्न करनी पड़ेगी इनको। आईएसटी वालों को जीएसटी 6 बननी है, इनको अगले महीने की 13 तारीख तक, आईएसटी वालों को अगले महीने की 13 तारीख तक रिटर्न करनी पड़ेगी, टीडीएस डिडक्टर वालों को अगले महीने की 10 तारीख को रिटर्न करनी पड़ेगी, टीसीएस वालों को भी अगले महीने की 10 तारीख को रिटर्न करनी पड़ेगी। एवरी टैक्सेबल पर्सन अदर दैन आईएसटी कैजुअल पर्सन, टीडीएस वाले इन सबको छोड़ के ओआईटी वालों को, इन काफी लोगों को एनुअल रिटर्न करनी पड़ती है भाई। ये आईएसटी सीटीपी एनआरटीपी टीडीएस वाले हैं, इनका अलग ही चलता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, एनुअल रिटर्न तक बननी पड़ती है, 31 दिसंबर तक बननी पड़ती है, ये अपने जब अपन पढ़ रहे थे काफी बनाया था, जब अपने ड्यू डेट निकाली थी 2 या 9 मंथ 4 या 6 मंथ्स। तब तक बननी पड़ती है, 31 दिसंबर तक बननी पड़ती है, ये अपने जब अपन पढ़ रहे थे काफी बनाया था, जब अपने ड्यू डेट निकाली थी 2 या 9 मंथ 4 या 6 मंथ्स, तो एनुअल रिटर्न डेट से निकाली, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन हु एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर, उसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ता है, जो कि एनुअल रिटर्न के साथ जाता है, ठीक है। बस अच्छा एक और देख लो, पर्सन हैविंग अ यूआईएन नंबर, जो यूआईएन नंबर जो होता है, जिनके पास यूआईएन नंबर बेसिकली जो फॉरेन डिप्लोमेट्स विदेशी लोग होते हैं, गवर्नमेंट उनको बोलती है कि आप भारत में रह रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, ठीक है। तो आपने इंडिया में जितना भी सामान खरीदा है उस पर जीएसटी दिया है, तो आप क्या करिए, उसके रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कब फाइल करनी होती है? तो जैसे ही क्वार्टर एंड होता है उसके 2 साल के अंदर आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी से मार्च क्वार्टर हो गया, उस पे आपने जितना भी जीएसटी पे किया, आपने नॉर्मल हाउस होल्ड थिंग्स में, लाइक आपको खरीद के लाए, माइक्रोवेव के लाए, जो भी जीएसटी लगा हम आपको रिफंड देंगे और रिफंड कब देंगे? अब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, तो रिफंड मिलेगा, तो यूआईएन वाले को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उनको रिटर्न करनी पड़ती है। तो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन रिफंड ऑफ टैक्स सर्टिफिकेट, अगर आउटवर्ड सप्लाई तो होती नहीं है, जो जो इनकी परचेज है उसकी डिटेल्स को पर देनी पड़ती है, जैसे ही रिफंड की अप्लाई करेंगे उसी के अंदर बता देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो कुछ मैंने क्या किया, समझ कर दिया इनको, लास्ट में टेबल देने के बाद चलिए ये पॉइंट्स सारे देखे थे। अभी लास्ट टाइम ऐड किए नए पॉइंट्स, लेट फीस और फाइलिंग, अगर आप एनुअल रिटर्न लेट भरते हो तो क्या फीस लगेगी, ठीक है। अगर आप जीएसटी 1 जीएसटी 3 लेट भरोगे तो क्या फीस लगेगी आपकी, जीएसटी 4 लेट भरोगे कंपोजिशन स्कीम वाला, इसको कितनी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो पॉइंट रखे ना, जीएसटी 7 लेट भरोगे, जीएसटी 8 लेट भरोगे, टीसीएस स्टेटमेंट वगैरह सब कितनी फीस देनी पड़ेगी, मैं आपको बोलूंगा। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार मैं आपको अभी याद क्या से याद कराऊंगा, 500 200 20 रुपए 2000 रुपए, ये आपको खुद से ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ कुछ फाइन मान लो, पेनल्टी मान लो कि अगर आपने लेट रिटर्न भरी तो इस चीज का इतना पैसा आपके ऊपर लगाया जाएगा। एक बार मैं आपको रीड करवा दूंगा, कैसे मुझे लगता नहीं यहाँ से कुछ पूछना, लास्ट टाइम पूछ लिया था लेट फीस, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल पूछ सकता, इंस्टीट्यूट को आप जानते हो, एक नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। एक नंबर का क्या पता यहाँ से कंटेंट आ जाए, इसको मैं भी रीड करवा दूंगा, बाकी आप भी इसको 2 बार रीड करेंगे, आपकी बुक में जाएगा, इतनी बुक दिखाएगी, ठीक है। अभी बनाते हैं अगले पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर अपन अगला चैप्टर देखेंगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्यूआरएमपी स्कीम करके, ठीक है। ये ओआईडीआर वाले का ध्यान रखना, ओआईडीआर वाले जीएसटीआर फाइल में भरते हैं, तो यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कौन से रिटर्न बननी पड़ती है ऑनलाइन गेमिंग वालों को, ऑनलाइन गेमिंग और ओआईडीआर वालों को जीएसटीआर फाइल में बननी पड़ती है इनको, और ये क्या करेंगे अगले महीने की 20 तारीख तक रिटर्न करेंगे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, जीएसटीआर फाइल बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग नया आया है, तो ऑनलाइन गेमिंग की पूरी कहानी यही थी कि भाई गुड्स माने की सर्विस माने, तो हम बोले भैया एक्सटर्नल गेम गुड्स होते हैं तो गुड्स मानो, ठीक है। तो ये आरटीएम में टैक्स देंगे, फॉरवर्ड चार्ज हम बोले कि भैया ये फॉरवर्ड चार्ज नहीं टैक्स देंगे ऑनलाइन गेमिंग वाले को। फिर अपन क्या बोले, फिर अपन बोले कि भाई इनका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा, तो वैल्यूएशन चैप्टर में बोलते हैं कि वैल्यूएशन के नए रूल डाल देंगे 31 31 कैसे करके, ठीक है। फिर हम रजिस्ट्रेशन में बोलते हैं इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो उन्हें आज लेना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न चैप्टर के अंदर कौन सी रिटर्न बननी पड़ेगी वो भी बता दिए, तो इनका इंपैक्ट हर जगह ही पूछा गया है। चलिए साहब आगे देखते हैं। अभी अपन आते हैं एक बार इस पे, अपन आते हैं क्यूआरएमपी स्कीम पे, ठीक है। अपन आते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, क्या समझना। गवर्नमेंट की ऑप्शन लाई, गवर्नमेंट की ऑप्शन लाई, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, रिटर्न को आप क्वार्टरली भरो, पेमेंट मंथली करो, ठीक है। रिटर्न आप भरो क्वार्टरली, पेमेंट मंथली, मतलब ऐसी बात हो रही है तो भाई बन जाओ रेस्टोरेंट, लेकिन बेनिफिट्स आप सारे बॉयफ्रेंड वाले ले रहे हैं, घूमने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो। इस स्कीम के पीछे कितना दिमाग लगाया मैं आपको बताऊं, जनता को एकदम कतई बेवकूफ बनाया था जब स्कीम आई। ऐसा हाई पेड किया गया था, आप लोग तो छोटे बच्चे होंगे, आपको याद नहीं होगा, हाई पैसा पेड किया गया था जब स्कीम आई थी 2020 में, 20 में, ठीक है। ऐसा हाई पेड किया गया था कि अब सरकार जनता रिटर्न भरने से परेशान है, बहुत सारी रिटर्न भरनी पड़ती है, सरकार ने जनता को छूट दिया कि आप क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हो। अभी दिक्कत क्या हो, क्या समझ, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को दिक्कत क्या हो।
कोविड के टाइम भाई जो छोटे व्यापारी लोग होते थे ना, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होता था, उनको ऐसा ऑप्शन दिया जाता था कि आप क्वार्टरली रिटर्न करके क्वार्टरली पेमेंट कर दो। कंपोजिशन स्कीम वालों को तो कोई टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ता। भाई अगर मैं किसी कंपोजिशन स्कीम वाले से सामान खरीदता हूं तो मेरे को नहीं मिल सकती ना, क्योंकि वो कौन सा जीएसटी दे रहा है। आप देख रहा है, अरे तो वो बिल में नहीं खाता वो जीएसटी को, वो तो अपने टर्नओवर पे जीएसटी देता है गवर्नमेंट को बस। ऐसा नहीं खाता वो मेरे से चार्ज कर रहा है वो अमाउंट। तो अगर मैं कंपोजिशन स्कीम वाले से सामान खरीद रहा हूं तो मेरे से तो ठीक है, मेरे से तो क्या बोलते हैं, मेरे को रिटर्न मिलेगी नहीं। तभी लोग क्या करते थे प्रैक्टिकल लाइफ में, कंपोजिशन स्कीम लोग अवॉइड करते थे। स्पेशली बीटू लोग होते हैं ना, बीटू वाले, वो कंपोजिशन स्कीम अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग पेपर नहीं करते उनसे सामान लेना। ठीक है, फिर क्या बोला, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी थी भाई जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है ना, वो क्वार्टरली रिटर्न करके क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं। अब इतना क्या हो, जैसे मान के चलो ये महक है, अभी महक क्या कर रही है, दो सप्लायर से गुड्स ले रही है। महक क्या कर रही है, दो लोगों से गुड्स ले रही है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि एक ओमकार है, ठीक है, और एक सप्लायर मैं गुड देता हूँ। ठीक है, अभी सीन क्या है ध्यान से, मैं छोटा आदमी और ओमकार बड़ा आदमी। ठीक है, मैं छोटा आदमी और ओमकार बड़ा आदमी। अभी महक ने क्या किया, मेरे से सपोज करो जुलाई में गुड्स परचेज करती, मैं छोटा आदमी कैसे, मैं हूँ तो नॉर्मल स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम में नहीं हूँ, नॉर्मल स्कीम में हूँ, पर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का रहता है और मैंने कौन सा ऑप्शन चूज कर रखा है, मैं क्वार्टरली ही रिटर्न करता हूँ और क्वार्टरली जीएसटी का पेमेंट करता हूँ। ठीक है, अभी महक ने मेरे से जुलाई में सामान परचेज कर लिया, सपोज करो 10 लाख रुपए का सामान परचेज कर लिया, इस पे जीएसटी का अमाउंट सपोज करो 1.8 लाख। ठीक है, अभी ओमकार बड़ा आदमी है, वो मंथली रिटर्न करता है, मंथली पेमेंट करता है। अब ओमकार से भी महक ने 10 लाख रुपए परचेज किया, उस पे जीएसटी का 1.8 लाख रुपीस। अभी जब महक ने क्या करा, जब अगस्त के अंदर 20 अगस्त को जीएसटी जब महक भर रही थी ना, तो सीन क्या है ध्यान से देखना। अभी मैं जो हूँ, मैंने जुलाई में महक को कुछ बेचे 10 लाख रुपए का, मैं इसकी रिटर्न करूंगा, जुलाई से सितंबर क्वार्टर खत्म होगा तो मैं इसकी रिटर्न अक्टूबर में करूंगा, अक्टूबर में मैं इसका रिटर्न करूंगा और अक्टूबर में मैं इसका पेमेंट करूंगा। ठीक है, अब महक को क्रेडिट कब मिलेगी, अक्टूबर के अंदर क्रेडिट मिलेगी जब महक 30 अक्टूबर को पेमेंट कर रही हूँ, और ओमकार ने क्या किया होगा, रिटर्न भर दी होगी और महक को क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रही होगी जीएसटी के अंदर। ठीक है, अभी महक मेरे को फोन करी अगस्त के अंदर, जब महक 20 अगस्त को जीएसटी का पेमेंट करी थी ना, महक ने सीए से पूछा कितनी आईटीसी है, मैं कहता आईटीसी ने आईटीसी का अमाउंट दिखा, आईटीसी में 1.5 लाख 1.8 लाख रुपए बोलता नहीं, मैं बोलती लेट मी कॉल, ये मेरे साथ बहुत होता है, मैं कई ऐसे लोग हैं जिनसे अपन सामान ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो एक पहले प्रिंट था जिससे हमने क्वेश्चन बैंक प्रिंट करवाई थी, वो कंपोजिशन स्कीम आता था। ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आप, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं हमारी फटाफट जीएसटी रिटर्न करती थी क्योंकि उसको याद आ रहा 20 तारीख की रात 9 बजे, कभी पूछा नहीं आईटीसी का, एक बार लैपटॉप दिया था उसका भी क्रेडिट नहीं था। बाद में फिर उन सप्लायर से बुला रहे हम रिटर्न क्वार्टरली भरते हैं, बोल रहा है आपका अमाउंट दिखाना रह गया वगैरह कुछ, मैं चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं मुझे फोन किया कि आपका अमाउंट तो दिख नहीं रहा 1.8 लाख रुपीस। मैंने बोला मैं यार मैं ना कंपोजिशन स्कीम आता हूँ, मेरा टर्नओवर में छोटा आदमी, मेरा क्या ही ज्यादा टर्नओवर नहीं है, 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ रुपए का सॉरी, तो मैंने ना क्वार्टरली स्कीम आता हूँ, आपको अक्टूबर लिखा। मैं बोल यार ये क्या बात है, पहले बताओ तो सामान नहीं लेते आपसे, पहले बताओ तो हम सामान नहीं लेते आपसे, अभी मेरा तो नुकसान हो गया ना। बोले अभी आप मेरे को मेरा पैसा अटक गया ना 1.8 लाख प्लीज, अब आप कह रहे हो अक्टूबर में लिखेगा, अभी काम आ जाता, अभी जेल से बैठना पड़ेगा, इंटरेस्ट का लॉस होता है। ओमकार से बड़ा मुश्किल है क्योंकि भैया ओमकार तो रिटर्न कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी से मिल गई। ठीक है, अभी सीन क्या है, सीन क्या है, अभी मैं मेरे साथ गुड्स में डील करना ही पसंद करें, ठीक है। तो अब जो क्वार्टरली वाले लोग थे ना, वो गवर्नमेंट को बोले यार ये तो बेकार है, मतलब लोग हमारे साथ डील करने पसंद नहीं करेंगे, मैं गवर्नमेंट को कौन लेगा मेरे साथ, तो गवर्नमेंट की स्कीम लेके नई स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अभी गवर्नमेंट लोगों को क्या आश्वासन दी इसमें कि आपको रिटर्न क्वार्टरली भरनी पड़ेगी और आपको सामने वाले को क्रेडिट भी हर महीने के हर महीने मिल जाएगी। लोग बोले भाई ऐसी कैसी स्कीम आई कि रिटर्न क्वार्टरली भरेंगे और क्रेडिट मंथली मिल जाएगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पहली बार सुना था वो बोले भाई ये कौन सी नई चीज है, रिटर्न नहीं भरेगा आदमी, तो आपका सामने वाले को पैसे चलेगा कि क्रेडिट मिलनी चाहिए, जैसे अपन चेक करते हैं तो स्कीम में लगती है तो सब लोग भाई कैसी स्कीम है। बताता हूं तुम्हें स्कीम में क्या नहीं फिर डील करोगे भैया। गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट ऐसे बोली जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए था, 5 करोड़ रुपए तक था ना, जिनका टर्नओवर तुम लोग नहीं भाई 5 करोड़ से ज्यादा है तो बड़े आदमी बन गए हो, तब तो आप मंथली पेमेंट करो, मंथली रिटर्न करो, फिर क्या नाटक है। तो गवर्नमेंट ने जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई। ठीक है साहब, अब इस स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस स्कीम में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला भाई देखो फॉर एग्जाम्पल जुलाई से सितंबर क्वार्टर है, आपको रिटर्न इसकी जीएसटी जो भरोगे ना आप इसकी वो अक्टूबर में भरोगे, बट सामने वाले को क्रेडिट मंथली मंथली मिलती जाएगी। क्या है नाटक, देखो इसके अंदर ऐसा था, गवर्नमेंट बोली आपको क्या करना पड़ेगा, आईएफएस करना पड़ेगा, इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी। अभी 2 मिनट के लिए पेशेंट भी सुनेंगे ना सब समझ में आएगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आपको रिटर्न तो जीएसटी 1 अक्टूबर में भरनी पड़ेगी क्वार्टरली, लेकिन आप एक काम करो, आपको दिक्कत क्या है प्रैक्टिकली, जो B2B ट्रांजैक्शन होते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस वाले, वो लोग हमसे डील करना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि उनको आईटी से मिलने में तकलीफ होता था। जो B2B वाले ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उन लोगों को हमसे डील करने में तकलीफ होता था क्योंकि आईटी से मिलने में दिक्कत होता था। तो ये मेनली स्कीम B2B वाले लोगों की है, B2C वालों को कोई दिक्कत है, उनको तो क्रेडिट लेंगे। मैं छोटा आदमी था, मैं महक की जगह किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान देता, मैं महक की जगह मान के चलो अगर अमित को सामान देता मैं अनरजिस्टर्ड, वो मेरे को थोड़ी फोन करके बोलता कि आप रिटर्न भरिए, ठीक है, उसको कोई तकलीफ नहीं। तो अभी क्या किया, ठीक है, सपोज करो ये स्कीम ले ली,
क्यू आर एन। अब इस स्कीम में क्या होगा, मैं जुलाई में जितने मैंने ट्रांजेक्शन करे ना, मैं उसका एक आईएफएफ करूंगा। आईएफएफ मतलब क्या होता है, इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटी। इट इज सिमिलर टू जीएफटीआर 1, इट इज सिमिलर टू जीएफटीआर 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आईएफएफ करूंगा और प्रैक्टिकली मैं उसी अमाउंट का आईएफएफ करूंगा जो बीटीपी ट्रांजेक्शन वाले रहेंगे। अभी मैं जब आईएफएफ करूंगा ना, तो सामने वाले को क्या होगा, उसके अकाउंट के अंदर अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। सवाल आता है कि सही आईएफएफ मैं किस अमाउंट का आईएफएफ करूंगा। भाई जुलाई में जो आपकी सेल्स हुई ना, उसका आप भर दो, ठीक है, उसका आप भर दो। समझ पा रहे हो? अभी दिक्कत क्या है समझ में नहीं आता। तो आप लोगों के समझ में अलग बात क्या ही नहीं, तो वापस से रिटर्न करनी पड़ रही है। जैसे जीएसटी में करते थे वैसे आईएफएफ भर रहे हैं, नई चीज क्या है। तो गवर्नमेंट पता क्या करे, गवर्नमेंट क्या है, जीएसटी मतलब आपको प्रॉपर स्टेटमेंट बनना पड़ता है। उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स बतानी पड़ती है, ठीक है, कितना आपका आउटवर्ड सप्लाई है, क्या है क्या नहीं। आप उसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते कोई डेटा छूट गया, कोई रह गया। गवर्नमेंट कह रही है देखो आईएफएफ के अंदर आप वही डेटा दिखा दो जो आप बीटीपी वाले ट्रांजेक्शन कर रहे हो। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप जीएसटी नहीं भरते थे तो आपको पेनल्टी लगा देगी। अगर आप जीएसटी नहीं भरोगे ना तो आपको जीएसटी रिफंड नहीं देगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। अगर आप आईएफएफ नहीं भरोगे मतलब गवर्नमेंट कह रही है देखो भाई इसकी आप तुम्हारे लिए लेके आए, तुमको आईएफएफ भरना है तो नहीं भरना तो मत भरो। आईएफएफ भरने से तुम्हारी फायदा है, तुम्हारे क्लाइंट खुश होगा, तुमको क्रेडिट मिल जाएगी। तुमको आईएफएफ नहीं भरना मत करो। आईएफएफ इज जस्ट लाइक जीएसटी मतलब आप स्टेटमेंट भर रहे हो। अच्छा सर सपोज करो मैंने जुलाई मंथ में 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया, 40 लाख रुपए की मेरी सप्लाई की आउटवर्ड, तो जरूरी नहीं है आप आईएफएफ में 40 दिखाओ, जो बीटीपी वाले को दिखाओ। अगर आप बीटीपी नहीं दिखा रहे मत दिखाओ, ओके। तो जितना मैं अमाउंट दिखाऊंगा ना आईएफएफ के अंदर उतनी अमाउंट सामने वाले रिटर्न में रिफ्लेक्ट करेगा और वो क्रेडिट ले पाएगा। ये स्कीम सवाल आता है सर जी ये आईएफएफ कब तक भरने का है, कब तक आईएफएफ भरना है। देखो आईएफएफ भरना ऑप्शनल है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, फॉर एग्जांपल जुलाई से सितंबर क्वार्टर के अंदर में डील कर रहा हूं, जुलाई से सितंबर क्वार्टर। अब इसकी मैं रिटर्न करूंगा ना जीएसटी 1 वो मैं अक्टूबर में करूंगा, ठीक है। अक्टूबर के अंदर पूरी डिटेल्स बताऊंगा करेक्ट, जुलाई से सितंबर में कितनी सेल्स हुई, वहां मैं ऐसे नहीं कर सकता, वहां तो मेरे को बताना पड़ेगा अक्टूबर के अंदर। अभी मान के चलो जुलाई मंथ का मैंने आईएफएफ भरा, जुलाई मंथ में आईएफएफ कब तक भर सकता हूं, फर्स्ट से लेकर 13 अगस्त तक कभी भी भर सकता हूं। जैसे मैं आईएफएफ भरूंगा सामने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा और क्रेडिट दिखाएगा, फर्स्ट से 13 अगस्त तक मैं कभी भी भर सकता हूं। क्या ये भरना कंपलसरी गवर्नमेंट बोलती है मत भरना, तू चाहता है कि सामने वाला पर्सन क्रेडिट ले तो भर, मत भर, तो अभी मत भर, कुछ रिटर्न में भरेगा मत भर, ठीक है। अभी अगस्त मंथ का आईएफएफ कब तक भर सकते हैं, फर्स्ट से 13 सितंबर तक भर सकते हैं। क्यों भरना पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाले को अगर तुम्हारे क्लाइंट को क्रेडिट दिलवानी है तो भरोगे सकते हो, ठीक है। सर सितंबर मंथ का आईएफएफ क्यों कब तक भरना है, गवर्नमेंट कह रही है सितंबर मंथ का आईएफएफ क्यों भर रहे हो। अभी जुलाई से सितंबर क्वार्टर ही खत्म हो गया, इसकी तो नॉर्मल रिटर्न भरो ना, नॉर्मल जीएसटी 1, नॉर्मल जीएसटी 1 भरो इसकी, तो इसका आईएफएफ भरना क्यों है, रिटर्न फाइल कर दो इसकी, तो क्वार्टर खत्म हो रहा है, ठीक है भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। 13 तारीख के बाद भरने का ऑप्शन नहीं है, 1 से 13 के बीच में भर सकते हो आप। तो अगर गलती से रह गया तो अब भैया रह गया तो रह गया, रिटर्न नहीं भरना सकते। अगर क्लाइंट गाली दे रहा है तुम्हारे काम ही ऐसे, उनको ऑप्शन दिए थे भरने का, भरे क्यों नहीं, अब नहीं हो पाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं सर एग्जाम फॉर्म भरने से रह गया, बर्बाद हो गया, बहुत पढ़ाई किया, आपको लगा झूठ बोल साथ हर बार 10 से 15 बच्चों के ऐसे फोन आते ही आते हैं। नाउ आई एम यूज्ड टू, पहली बार जब मेरे साथ हुआ तो मेरे को बहुत दर्द हुआ, आधे घंटे तक मैं भी सोचा भगवान ने प्रत्यक्ष बुरा किया, फिर ऐसे 2 फोन आ रहा है, मेरे 3 बुरा लगा, फिर अगले अटेंडेंस से 8 फोन आए, फिर मुझे कम बुरा लगा, अब मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये लोग खुद इतने केयर लेते हैं कि एग्जाम फॉर्म नहीं कराएंगे तो क्या ही करें। तो अब मैं कुछ सिंपैथी नहीं देता, मैं बोलता हूँ क्या बोलते हैं सर को सीसीएम डिवाइड लगाई करवाओ ना, अरे कोई लाले की दुकान थोड़ी है कंसीडर कर लेंगे, सरकारी काम है भाई, ठीक है। आगे अभी जब मैं आपको क्या बताया, मैं आपको ये बताया कि जब जुलाई से सितंबर क्वार्टर का आपको आईएफएफ भरना पड़ेगा। जुलाई का आईएफएफ भर गया 13 अगस्त तक, अगस्त तक भरोगे 13 सितंबर तक, ठीक है, 13 सितंबर तक। सितंबर में कोई आईएफएफ भरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई ऑटोमेटिकली आप जीएसटी नहीं भरते उसमें ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इतनी कहानी समझ में आई। फिर गवर्नमेंट एक बात और बोली कि देखो मैक्सिमम जो आईएफएफ भर सकते हो ना किसी मंथ में वो 50 लाख रुपए तक का वैल्यू ऑफ सप्लाई, 50 लाख रुपए अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो मैक्सिमम आईएफएफ आप भर सकते हो किसी मंथ में। अभी कोई बोल रहा है मेरा 80 लाख है तो मैं क्या करूंगा, तो गवर्नमेंट पता क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई ये स्कीम क्यों है, स्कीम है ना, तो बेसिकली मैं उन्हीं लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। अगर आप 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर लेते हो ना तो भाई महीने में 50 लाख से ज्यादा क्या होगा, अगर आप 50 को 12 में मल्टीप्लाई करोगे 6 लाख 6 करोड़ रुपए बनता है। गवर्नमेंट कह रही है हम तो इसकी 5 करोड़ रुपए वाले तक दे रहे हैं, तो हमने तो रीजनेबल असम्पशन लिया कि मैं किसी भी मंथ में मैक्सिमम आईएफएफ 50 लाख रुपए तक ले सकते हो, 50 लाख, ठीक है। और गवर्नमेंट कह रही है कि आपका टर्नओवर 80 लाख रुपए होगा, B2B वालों की करो ना, B2C वालों की मत करो। अभी वो इंसान कह रहा है कि B2C वालों की नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट नहीं, तो फिर मेरे को क्या जीएसटी 1 के अंदर जब मैं क्वार्टर एंड जीएसटी 1 भरूंगा तभी मेरे को B2C दिखाने पड़ेगी क्या, गवर्नमेंट मुझे मजबूती है क्या। अभी देखो जीएसटी 1 भरेगा तो B2B सब दिखाने पड़ेंगे ना। तो थीम समझ भाई इस स्कीम को क्यों लाए हैं हम, ये स्कीम इसलिए लाए क्योंकि अगर तुम अपने क्लाइंट्स को क्रेडिट दिलाना चाहते हो तो इस स्कीम में तुमको आईएफएफ भर देना, नहीं दिलाना चाहते मत भरो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है हम मैंडेटरी या कंपलसरी वही चीज करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारे को टैक्स मिलता है, हमारे को फायदा होता है, इस स्कीम से हमारे को घंटा फायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रही है तो तुम्हें कुछ करने की स्कीम लाए, हम चाहिए तो रखो नहीं तो कर जाओ, ठीक है, ठीक है। अभी सपोज करो मैं गवर्नमेंट को बोला कि सर जी मेरा है ना B2B ट्रांजेक्शन ही 70 लाख रुपए का है, गवर्नमेंट 70 लाख जोर से बता दे इसके ऊपर है 70 लाख का मेरा, ठीक है, 70 लाख रुपए का मेरा B2B ट्रांजेक्शन है जुलाई मंथ का। अब मैं कैसे करूँ, आप तो बोल रहे हो कि 50 लाख रुपए तक भर सकते हो आप, तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई देख अब तू आइडेंटिफाई कर कि कौन से तेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो ज्यादा चीजें नहीं करें, ठीक है, तो तुम 50 लाख रुपए तो उनकी भर दे जो ज्यादा चीजें नहीं करे, और जो 20 लाख रुपए वाले हैं उनको कन्विंस कर सॉरी अगले इस क्वार्टर में आपको मिल जाएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से आपको प्राइस होगा, ऐसा बोलिए, ठीक है, समझ लो। तो तुम 70 लाख में से 50 लाख तक भर सकता है B2B, उन लोगों को भर दे ज्यादा रखेगा और कन्विंस हो जाओ, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो वैल्यू सप्लाई आईएफएफ शैल नॉट एक्सीड 50 लाख ईच ऑफ फर्स्ट टू क्वार्टर ऑफ द 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। कभी सवाल ये आता है आईएफएफ भरते टाइम तो हम वो डिटेल्स बनाएंगे जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई था, क्या हमको कुछ मंथली पेमेंट भी करना है क्या, जैसे आप बोले अगर आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाली स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको हम आईएफएफ भरने का ऑप्शन देते हैं,
आईएफएफ भरने का ऑप्शन देते हैं। जुलाई से सितंबर क्वार्टर है, उसमें आप आईएफएफ भरते हो जुलाई का 1 से 13 अगस्त के बीच में, अगस्त का भरते हो। अभी सर पेमेंट ये तो रिटर्न भरी है, आईएफएफ भरा है, तो अभी पेमेंट भी करना है, गवर्नमेंट देती है, पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि तब पूरे जुलाई के अंदर जो आपने ट्रांजेक्शन किया ना, उसका पेमेंट करो आप 22 या 24 अगस्त में। सर 20 तारीख होती है, नहीं किया होती है। सर ये क्या मतलब है, तो यार इसकी बेवकूफ बनाने की जब हर महीने पेमेंट करना हुआ है, अब पेमेंट कैसे करें? हमको तो पता ही नहीं हमारा एक्चुअल में टर्नओवर कितना था, हमारा एक्चुअल में टर्नओवर कितना था वो तो पता ही नहीं है भाई। हमने पैसे आईएफएफ भर दिया, B2C वालों को भरा भी नहीं, और B2B वालों को भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आईएफएफ तो ऑप्शनल है, तो पेमेंट कंपलसरी है, गवर्नमेंट बोलती है पेमेंट इज कंपलसरी, नहीं तो आपसे ड्यूटी इंटरेस्ट वगैरह लेंगे हम आपसे, इंटरेस्ट पेनल्टी लेंगे। मैंने बोला पेमेंट करूँ कैसे, मेरे को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में सप्लाई गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई एस्टिमेशन लिस्ट कर लो, मैंने कभी कम ज़्यादा निकल गया तो वो बोलते हैं फाइनल रिटर्न भरोगे ना तब कर लेंगे, फाइनल रिटर्न भरोगे ना तब कर लेंगे, कम ज़्यादा निकल गया। ओके, दिमाग लगाइए मतलब गवर्नमेंट ने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए क्वार्टरली नाम दे दिया, बाकी सारे काम मंथली हो रहे हैं, सारे काम मंथली हो रहे हैं, और क्या है इससे अच्छा तो मंथली स्कीम आ जाओ, ये झंझट में नहीं पड़ोगे। ठीक है, ठीक है, कितना आपको समझाओगे, तो हम क्या बोले। अच्छा एक बात और है, क्यूआरएम की जो स्कीम है ना, वो सपोज करो मेरे जीएसटी में 3 रजिस्ट्रेशन है, 3 रजिस्ट्रेशन है, तो मैं एक रजिस्ट्रेशन क्यूआरएम में ले सकता हूँ, 2 नॉर्मल में चल सकते हैं। जैसे कंपोजिशन स्कीम में क्या पढ़ते थे अपन, अगर आप वंस यू आर इन कंपोजिशन स्कीम, और जहाँ पे भी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, आपको कंपोजिशन स्कीम में ही माना जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे 4 रजिस्ट्रेशन में 2 कंपोजिशन स्कीम आ जाएंगे, 2 नॉर्मल नहीं। अगर एक कंपोजिशन स्कीम में सारे नॉर्मल। तो क्यूआरएम स्कीम में ऐसा है कि अगर सपोज करो मेरे 3 रजिस्ट्रेशन 4 है, तो मैं चाहूँ तो एक को क्यूआरएम में ले सकता हूँ, बाकी को नॉर्मल ले सकता हूँ। ठीक है, पर एग्रीगेट टर्नओवर होगा आपको 5 करोड़ सबका मिला के, एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए तक सबका मिला के, मैंने बोला कि 5 करोड़ रुपए तक की स्कीम में आ सकता हूँ क्यूआरएम स्कीम, अदरवाइज नहीं। ठीक है, गेटिंग इट? ठीक है साहब, तो गवर्नमेंट ने अगर कंपल गवर्नमेंट को स्कीम से मॉनेटरी फायदा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं रखा कि अगर आपके 10 ब्रांच है तो 10 की 10 क्यूआरएम बैंक नहीं करें, तो गवर्नमेंट को कहते हैं हमारे को क्या है, तू मंथली स्कीम में जा, क्या जाना, क्या दिक्कत है, 10 ब्रांच है, 9 ब्रांच मंथली में जाना चाहती है, एक क्यूआरएम में जाना चाहती है, तो क्यूआरएम में तभी आएंगे 10 को मिला के टर्नओवर आपको 5 करोड़ रुपए तक है, तो हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको दिक्कत है वो कि हमारा टैक्स का नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ रहा है। अभी क्यूआरएम स्कीम अवेल कैसे करनी है, क्यूआरएम स्कीम अवेल कब तक करनी है, देखो सुनना मेरी बात। अभी जैसे मान के चलो ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई। ठीक है, अभी मेरे को क्या होगा, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए मेरे को क्यूआरएम की स्कीम लेनी है, तो मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा 1 मई से अप्लाई कर सकते हो, आप 1 मई से अप्लाई कर सकते हो, और 31 जुलाई तक आप ये बता सकते हो कि मैं इस क्वार्टर में क्यूआरएम की स्कीम में आना चाहता हूँ, 2 महीने पहले से, और जो पहला महीना है आपके क्वार्टर का उसके आखिरी दिन तक, उसके आखिरी दिन तक। ठीक है, तो मैंने बोला कि तो नवंबर दिसंबर ने क्या गुना किया है, लो समझ आया आप, तब तक आप कर सकते हैं। अभी सर मेरे को अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की लेनी है, तब 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक कर सकते हो क्यूआरएम की स्कीम में। तो ये तो आपने ऑप्ट करने का बता दिया। अभी मेरे को क्यूआरएम की स्कीम से बाहर जाना है, ठीक है, ये तो स्कीम में आने की योजना होगी, अब मेरे को स्कीम से बाहर निकलना है, बाहर निकालो मेरे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मंथली रिटर्न वाले पे जाना चाहते हो, तो कब तक हम ऑप्ट कर सकते हैं, सपोज आपको जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए बाहर जाना है, अब बोला हो गया क्यूआरएम, आप कब तक ऑप्ट आउट के अप्लाई कर सकते हो, 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक। सर ये तो अंदर आने की योजना थी, वही योजना बाहर जाना, सेम बाहर, ठीक है, आया समझ में नहीं आया, गेटिंग इट नॉट, 1 मई और 31 जुलाई, आया समझ, चलिए बहुत बढ़िया, कहानी बढ़िया चल रही है। ठीक है, ये 22 और 24 तारीख को जीएसटी 3 महीने की, तो मंथली अपन पेमेंट करते हैं, 5 दिन को करते हैं, पता है कि किसको प्रैक्टिकली काम क्या हो, क्यूआरएम की स्कीम मंथली अपन पेमेंट करते हैं, क्यूआरएम की स्कीम वो 5 दिन करते हैं, तो फिक्स डेट है क्या, 25 तारीख को करते हैं, 25 तारीख 26 को, देखो 3 कैश बचा रहा हूँ, ध्यान से मंथली की ध्यान से, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से बाहर हो गया तो क्यूआरएम से बाहर हो जाएगा ना, 5 करोड़, हाँ देखना, अगर आप क्यूआरएम की स्कीम के बेनिफिट से रिपीट कराओ टाइमलाइन के साथ, सपोज करो जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए आपको क्यूआरएम की स्कीम लेनी है, आप कब तक करोगे, आप 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो आपने ऑप्ट कर लिया, जुलाई की आईएफएफ कब तक भरोगे आप, जुलाई मंथ की आप आईएफएफ भरोगे 1 से 13 अगस्त तक, अगस्त की आईएफएफ कब तक भरोगे 1 से लेकर 13 सितंबर तक, सितंबर की आईएफएफ भरने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जीएसटी बन जाएगी। सवाल आता है कि जुलाई से सितंबर क्वार्टर की जीएसटी कब जाएगी, नॉर्मली 11 तारीख को जीएसटी बन जाती है, इनकी जाएगी 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को इनकी जीएसटी बन जाएगी, लास्ट डेट जीएसटी बन 13 अक्टूबर। ठीक है, तो जुलाई का जो आपने आईएफएफ बता दिया, पर वो तो ऑप्शनल है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांजेक्शन करने भरना होता है, पर क्या हमें जुलाई में पेमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोलती है आपको पेमेंट मंथली करना पड़ेगा, पेमेंट ड्यू डेट क्या होगी, जैसे जुलाई का पेमेंट है तो 25 अगस्त की ड्यू डेट है, अगस्त है तो उसकी 25 सितंबर ड्यू डेट है, और सितंबर की तो जीएसटी 3 भी भरेंगे ना, मतलब इसकी ड्यू डेट नहीं है, समझ लो, तो पहले 2 महीने की काम किया, लास्ट महीने तो नॉर्मली हो जाएगा, तो सर ये तो चलो आपने पेमेंट कर दिया एस्टिमेशन बेसिस पे, राइट, अभी जीएसटी 3 भी भरने की डेट क्या है, जुलाई से सितंबर क्वार्टर की, वैसे नॉर्मली 20 तारीख होती है, इसकी ड्यू डेट क्या है, तो इसकी ड्यू डेट कई जगह 22 अक्टूबर हो जाएगी, कई जगह 24 अक्टूबर हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द डेट, जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसकी 22 से 24 तारीख तक जीएसटी 3 भी भरने की ड्यू डेट है, और जो मंथली पेमेंट की ड्यू डेट हो जाएगी वो आपको 25 तारीख हो जाएगी, जैसे महीना खत्म होगा उसकी अगली महीने जुलाई की ड्यू डेट 25 अगस्त होगी, वैसे समझ आ रहा है। ठीक है सर, इतना पता
सवाल ये आता है, अगर आपने जो मंथली पेमेंट करा, जो 25 तारीख को मंथली पेमेंट करना होता है वो नहीं करा, तो 26 तारीख से 18% की रेट से इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। जब तक इंटरेस्ट लगेगा, जब तक मैं एक्चुअल पेमेंट नहीं करूंगा, तब तक इंटरेस्ट लगेगा। और अगर मैंने जो मंथली टैक्स भरा, मंथली को मैंने एस्टिमेशन बेसिस पे टैक्स भरा, अगर वो कम निकल जाए, तब तो मैंने अज्यूम किया था कि यार मेरा मंथली जुलाई का टैक्स जो बनना चाहिए वो 2 लाख रुपए बनना चाहिए, अगस्त का टैक्स बनना चाहिए 3 लाख बनना चाहिए। पर जब मैंने क्वार्टर एंड हुआ और मेरा एक्चुअल लायबिलिटी आई, पता चला जुलाई की लायबिलिटी भाई आप ज्यादा 2.5 लाख रुपए दिया, 2 लाख पे टैक्स दिया, 2 लाख पे टैक्स दिया और आप लायबिलिटी उनकी 2.5 लाख, अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50,000 रुपए। अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50,000 रुपए। सर क्यूआरएमपी स्कीम में सितंबर मंथ की जीएसटी और मंथ की ड्यू डेट आप बोलोगे, क्योंकि का मल्होत्रा आप सितंबर मंथ मत बोलो उसको, क्योंकि आप ऐसे बोलो कि सर जुलाई से सितंबर क्वार्टर की जीएसटी हम भरेंगे, उसकी ड्यू डेट हो जाएगी 13। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ इंटरेस्ट लेगा 18%। चलिए, सवाल आता है कि पेमेंट कैसे करना है। 2 तरीके हैं पेमेंट करने के, या तो आप खुद नेता बनो और जो सेल्फ असेसमेंट मेथड, तो हर महीने आपको 25 तारीख को पेमेंट करना है, वो कैसे करना है, तो सेल्फ असेसमेंट आप खुद डिटरमाइन करो अपने हिसाब से, आपके पैसे हिसाब से पे करो। और सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, मतलब एक्चुअल अमाउंट ज्यादा निकल के आ गया, तो 18% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 18% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 18% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा मेथड पेमेंट का एक और फिक्स सम मेथड, इस मेथड में इंटरेस्ट नहीं आता। दूसरा मेथड मतलब फिक्स सम मेथड, इस मेथड में इंटरेस्ट नहीं आता। ये मेथड क्या बोलता है, सेल्फ असेसमेंट मेथड तो खुद से निकाल के खुद मंथली पे करो तो आपको सही लगता हो, और अगर कम कम हुआ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% की रेट से। ये बोला फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड ऐसा होता है कि देखो भाई, आपने लास्ट क्वार्टर में सपोज करो मैं जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहता हूँ, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहता हूँ। अभी मैं जुलाई का आईएफएस मैंने भर दिया, गवर्नमेंट के लिए आईएफएस भर दिया, मैं आपको करना है तेरा मन नहीं बनना तो पर मंथली फिटनेस आईएफएस क्योंकि ऐसे ऊपर आईएफएस नहीं बस। अभी जुलाई का मेरे को एस्टिमेशन बेसिस पे 25 अगस्त तक पेमेंट करना पड़ेगा। अभी मैं पेमेंट कैसे करूँ, या तो मैं अपना सेल्फ एनालिसिस कर लूँ पेमेंट करूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैंने जीएसटी को रिटर्न तो भरी नहीं, तो मैंने आईएफएस भरा है, आईएफएस में ज्यादा भी हो सकता है वो, तो या तो एस्टिमेशन बेसिस कर लूँ, या फिर गवर्नमेंट करिए फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है देखो भाई आपने अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए, अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए जीएसटी थ्री भरी होगी, हमने कहा भरी होगी, आपने अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए जीएसटी थ्री भरी होगी। बोले काम करो, अप्रैल से जून क्वार्टर का जितना भी टैक्स का पेमेंट है वो जीएसटी थ्री से पता चल जाएगा। अब आपने जितने अमाउंट की जीएसटी थ्री भरी है ना, आप उनको वो 3 महीने के लिए भरा है ना, अप्रैल मई जून, पर आपको जुलाई का एस्टिमेशन बेसिस पे पेमेंट करना है। गवर्नमेंट बोलती काम करो, तो लास्ट क्वार्टर की जीएसटी थ्री लिखी ना, उसका 35% कर दो जुलाई के लिए, 1/3 टाइम। गवर्नमेंट बोली 1/3 से थोड़ा ज्यादा ही लेती है, गवर्नमेंट ज्यादा लेती है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लास्ट क्वार्टर की जो जीएसटी बनती है उसका 35% ले लो आप, ठीक है। या फिर दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप लास्ट टाइम क्वार्टरली स्कीम में थे तो लास्ट क्वार्टर का 35% लो, और अगर आप लास्ट टाइम मंथली स्कीम में थे, सपोज करो आप जून के अंदर मंथली स्कीम में थे, तो जून में जितना आपने टैक्स भरा उसका 100% लो। समझ में बात, गवर्नमेंट ने क्या बोली है, अगर मंथ दिया हो तो 100% ले लो लास्ट मंथ का, तो जुलाई से सितंबर क्वार्टर है, जून मंथ का लास्ट, जून मंथ में जो था ना वो ले लो। जून मंथ का जब भी आपने जीएसटी भरा होगा ना 20 जुलाई तक, अब आपको इसका समझ रहे ना, गवर्नमेंट क्या कहती है भाई उस टाइम जितना टैक्स भरा तो 100% ले लो, तो लास्ट टाइम क्वार्टरली ऑप्शन था तो 35% ले लो। रीजन इज वेरी सिंपल, गवर्नमेंट ये मानती है कि लगभग लगभग उतना ही टैक्स आपका इस महीने का होगा, लगभग लगभग उतना ही टैक्स। और सर अगर हमारा टैक्स कम निकला तो गवर्नमेंट फिक्स मेथड में इंटरेस्ट नहीं लगाएगी, क्योंकि ये मेथड हम ही आपको रिकमेंड कर रहे हैं, पर सेल्फ असेसमेंट मेथड में हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, 35% ऑफ टैक्स पेड प्रीसीडिंग क्वार्टर कितना आपको देना पड़ेगा। सर ये तो चलो जुलाई की बात है, अगस्त में 35% देना पड़ेगा, पर सितंबर में क्यों देना है, सितंबर में तो जब फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो जितना कम होगा उतना दे देंगे पैसा वो, समझ गया। ठीक है सर, अप्रैल में जून में पेमेंट के लिए कौन सा कंसीडर करें, लास्ट ईयर मार्च का, ये तुमने टेंशन लेने की है। अरे देखो भाई अगर अप्रैल में जून है तो लास्ट क्वार्टर का ले लो, और अगर मंथली है तो लास्ट मंथ के लिए मार्च में ले लो। ठीक है, महक इस कंसीडर की मैं सिर्फ महक को पढ़ा रहा हूँ, इज रिप्लाइंग एवरीथिंग, हाँ सर सब समझ में आता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्यूआरएमपी स्कीम का बेसिक कांसेप्ट आज से पहले किसी को मालूम नहीं था, पहली बार देखो। नहीं मालूम था, चलो बढ़िया। अभी तो मैं क्यूआरएमपी स्कीम को अगर समझ करूँ, रिटर्न चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्यूआरएमपी स्कीम है। ऊपर ऊपर से निपटा देते थे। चलो मैं फिर से आपको पूरा का पूरा एक मैं समझ करता हूँ, फिर से मैं आपको पूरा पूरा समझ करता हूँ क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है, एक बार कट बता दो सारा, ऐसे बोलना एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। रिटर्न चैप्टर बहुत बड़ा कर रखा है, छोटा बता अन्य से बड़ा। करीब 22 जो क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटी ट्री भरते हैं, जुलाई से सितंबर क्वार्टर की जीएसटी ट्री आपने कहा 22 जुलाई से सितंबर, 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को भरोगे, तो 22 अक्टूबर कहाँ होगा, 24 अक्टूबर कहाँ होगा, याद करना है क्या, इन जगहों पे। अरे अपने अपने स्टेट का देख लो, आप कौन से स्टेट में रहते हो। ठीक है, उस स्टेट का देख लो, जैसे हम रहते हैं राजस्थान, राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान को देखिए नहीं। ठीक है, अपने दिखा देगा, तो अपने स्टेट में 24, तो आप अपने अपने स्टेट का देखो साहब, अपने अपने स्टेट में जो भी दिखे, नॉर्मली सब लोगों के 24 ही रहे होगा। साक्षी तोमर आपका और हमारा सेम है। ठीक है,
यही कहती थी, अभी मैं कुछ बोलूंगा मारोगे, छोड़ो, सुनना मेरी बात। चलो वापस से क्यूआरएम की, चलो क्यूआरएम की क्यों भाई, जिन लोगों का टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है वो क्यूआरएम की ले सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है वो क्यूआरएम की ले सकते हैं, ठीक है। अभी क्यूआरएम की कैसे लेंगे, आपको क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, रिटर्न क्वार्टरली होंगे, कौन सी क्वार्टरली जीएसटी वन, वो क्वार्टरली बनेंगे, पेमेंट आपको मंथली करना पड़ेगा, आपको बताइए गवर्नमेंट ने कहा तब तक ले सकते हो आप। फॉर एग्जांपल दूसरा क्वार्टर लेते हैं, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर अप्लाई कब तक कर सकते हो आप, 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कीम में आने के लिए, ठीक है। अभी अक्टूबर मंथ का आपको आईएफएफ भरना पड़ेगा, वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। कब भरना पड़ेगा, अक्टूबर मंथ का आईएफएफ 1 से 30 नवंबर तक। जो डिटेल्स आप आईएफएफ करोगे सामने वाले को क्लियर मिलेगी। अक्टूबर मंथ का आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो कंपलसरी है 25 नवंबर तक। तो पेमेंट कैसे करें, एस्टिमेशन बेसिस पे कर दो या तो आप, पर एस्टिमेशन बेसिस किया, सेल्फ बेसिस किया, सेल्फ असेसमेंट बेसिस किया, और एक्चुअल में लायबिलिटी क्वार्टर खत्म हो जाएगा, दिसंबर का क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो जनवरी के अंदर फाइनल लायबिलिटी निकल जाएगी, वो ज्यादा निकल जाएगी, तो भाई फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, 25 नवंबर तक आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा मेथड होता है फिक्स मेथड, आप चाहो तो फिक्स मेथड से भी पे कर सकते हो। फिक्स मेथड क्या होता है कि देखो पुराना क्वार्टर था ना आपका, उसमें जो आपने जीएसटी थ्री भरी उस क्वार्टर की, उसका 35% ले लो आप अक्टूबर मंथ के लिए, या फिर अगर पुराने क्वार्टर में क्वार्टरली स्कीम में नहीं थे, मंथली स्कीम में थे, वहां पे काम करो, सितंबर में जितना टैक्स पे किया था उसका 100% पे कर दो आप अक्टूबर मंथ का एस्टिमेशन बेसिस पे। इस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर कम भी होता है, ठीक है। अभी अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ आएगा, उसका आप आईएफएफ भर सकते हो 1 से 30 दिसंबर तक, और आपको पेमेंट करना पड़ेगा 25 दिसंबर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर एंड हो रहा है, तीसरा महीना है, इस केस में आईएफएफ भरने की जरूरत नहीं है, सीधा जीएसटी भरना है आपको पूरे क्वार्टर का मिला के, वो भरना है आपको 30 जनवरी तक, और आपको पेमेंट करना है पूरा जीएसटी थ्री का जितना भी डिफरेंस आएगा तीनों महीने का मिला के 22 जनवरी या फिर 24 जनवरी तक। इस स्कीम से ऑफ करना है तो जैसे जब निकलने का टाइम मिलता है 2 महीने पहले से करंट मंथ आखिरी दिन वही निकलने का टाइम मिलेगा स्कीम से। अगर 5 करोड़ रुपए से ऊपर टर्नओवर हो गया तो ऑटोमेटिकली आप स्कीम से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। ये इतना सा समरी था क्यूआरएम की, याद हो गया। अरे वो मतलब याद हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। क्यूआरएम की स्कीम आप जरूरी नहीं है कि जितने पैन नंबर से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हर जगह लो, ऐसा कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर कोई पर्सन जीएसटी वन नहीं भरेगा ना तो उसको बाद फ्यूचर में जीएसटी थ्री और जीएसटी वन भरने का ऑप्शन ही नहीं देगा पोर्टल, बताओ। टाइम लिमिट फॉर एक्टिवेशन अमेंडमेंट, पर्टिकुलर फंडेशन जीएसटी वन प्रायर पीरियड कैन बी अमेंडेड बाय अमेंडमेंट टेबल गिवन इन जीएसटी वन सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर आपने जीएसटी वन को भरी लेकिन गलती हो गई तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन यहाँ पे आएगा ना, वही 30 नवंबर आईटी सेक्टर आपने लिखा होगा 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न रिटर्न तब तक रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फंडेशन जीएसटी वन इसके अभी इसके अंदर ऐसा है कि देखो भाई ऐसा है, कई बार क्या होता है कि आप बिजनेस बंद कर देते हो तो जो भी लास्ट रिटर्न होगी ना वो आपको भरनी पड़ती है, ठीक है, ये फाइनल सेटलमेंट। तो पहले उसके लिए ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं थी कब तक भर सकते हैं। अभी जो इसका रनिंग बिजनेस है, ऑनगोइंग बिजनेस है, उसको तो हर महीने भरनी पड़ेगी क्योंकि उसको पता है मैंने नहीं भरी तो अगले महीने मेरे को भरने दिया जाएगा, जीएसटी थ्री का ऑप्शन नहीं आएगा मेरे लिए, फालतू में इंटरेस्ट और लगेंगे, फालतू में इंटरेस्ट और लगेंगे। पर अगर कोई ऐसा इंसान है कि भाई इसको लग रहा है कि अब रिटर्न रिटर्न नहीं बननी है मेरे को, मेरा बिजनेस शट डाउन हो रहा है, तो भी गवर्नमेंट का भाई 3 साल तक ही भर सकता है, बस लास्ट 3 साल है, ऐसे नहीं जिंदगी भर के लिए ऊपर है। सेम इज द केस ऑफ जीएसटी थ्री, मैक्सिमम टाइम लिमिट पहले नहीं थी, अभी टाइम लिमिट दे दी 3 साल, 3 साल के अंदर भरना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशली देखो कोई अलग से बेनिफिट दिया हो, कई बार गवर्नमेंट ऐसी भी स्कीम निकालती रहती है कि भाई अभी हम थोड़ी देर के लिए पोर्टल बोल रहे हैं, जिन जो लोग पुराने लोग थे जिनको अभी भरने की इच्छा हो रही है तो भर सकते हैं, अभी गवर्नमेंट ऐसी भी स्कीम निकालती है बीच में तो बात अलग है। ये दिक्कत स्पेशली लोगों के साथ होती है जिनका बिजनेस शट डाउन हो रहा होता है, ऐसे लोगों के साथ होती है, ठीक है। आगे देखो ये रूल 88C क्या है और 88D क्या है, ऐसे तो काम का नहीं है, मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला कि 88C ये बोलता है कि अगर जीएसटी वन और थ्री में कोई डिफरेंस निकला, अगर जीएसटी वन और थ्री में कोई डिफरेंस निकला तो क्या करना है। इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वो जो डिफरेंस निकला है वो आप पे करो विद इंटरेस्ट। आपने जीएसटी वन तो ज्यादा की भरी और थ्री में कम का टैक्स जमा कराया, वन में आपको 10 लाख रुपए का आउटपुट अप्लाई, थ्री में आपने कम का टैक्स जमा कराया, तो गवर्नमेंट को उसके आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अगले 7 सालों के अंदर आप क्या करो इस डिफरेंस को क्लियर करो, ठीक है, इस डिफरेंस को क्लियर करो, ठीक है, ठीक है साहब, कोई काम का नहीं है सर। 88D क्या बोलता है, 88D ऐसा बोलता है कि देखो वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड फंडेड बाय हिम फ्रॉम जीएसटी थ्री एक्सीड आईटीसी, अभी बोल रहे हैं कि 2B के अंदर जितना आईटीसी का अमाउंट दे रखा था ना उससे ज्यादा अमाउंट आपने 3B में ले लिया। देखो 88C और 88D में क्या डिफरेंस है, 88C पे बोलता है कि जीएसटीआर वन और 3B में डिफरेंस है, वन में आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनती है, वन के हिसाब से 3B में आपने कम दिया। 88D बोलता है कि 2B में और 3B में डिफरेंस है, 2B में आपके पास आईटीसी भी कम की पर आपने क्या किया यहाँ पे 3B के अंदर ज्यादा की आईटीसी के अंदर ज्यादा की आईटीसी के अंदर इसका डिफरेंस ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में भी बोला है कि आपको भाई डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर, 10 का ध्यान रखना कौन सी लेवल पास है, ठीक है। अब तो देखो मेनली आपको इस चैप्टर में क्या देखना है, इस चैप्टर में मेनली आपको क्यों है बता दो, मैंने आपको बता दिया कौन सा बाइक बना दूंगा 5 मिनट कौन सा बाइक होगा, ठीक है। एक सेल्स सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पहले जीएसटी ऑडिट करके हुआ करता था, जीएसटी ऑडिट खत्म हो गया, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए एक्सीड कर रहा है तो आपको खुद ही एक सेल्स सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये सेल्स सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लोगों के रिक्वायर्ड नहीं है, तो 4 नंबर का बना सकता है अगर पूछा आपको कि सेल्स सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे एक रजिस्ट्रेशन पेपर था जिसके अंदर बोला था कि आधार ऑथेंटिकेशन के लोगों की जरूरत नहीं है, वो काम कर सकता है ऐसा। तो सेल्स सर्टिफिकेशन के लोग सीटीपी एनआरटी आईएपी पीडीएस वाले लोगों की जरूरत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो लास्ट पेज में मैंने बताया ना इसका रिटर्न की लास्ट डेट कौन सी है, वो आईडी वाले एनआरटी वाले, ये आपको ध्यान रखना है। रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हैं अपन देख लिया,
बाकी कुछ काम करेंगे लेट फीस आपको एक बार देखनी पड़ेगी भाई, ये मैं क्यों है इंपॉर्टेंट है। बाकी ड्यू डेट फाइल ऑफ रिटर्न आप देख लेना, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट, सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला देख लेना, एनुअल रिटर्न के साथ करता है, एनुअल रिटर्न लास्ट डेट का आपको पता चल गई। अब बचा क्या है भाई, कितनी कितनी लेट फीस लगेगी वो देख लो आप, ठीक है, कितनी कितनी लेट फीस होगी, ठीक है, कितनी कितनी लेट फीस है, सारा गवर्नमेंट तरीके से लेट ले सकते हैं। अभी देखना तो मैंने लगा लेट फीस पर डिले इन फाइल रिटर्न। अभी देखो अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई या क्यूआरएमपी स्कीम रिटर्न या फाइनल रिटर्न या टीसीएस स्टेटमेंट ये लेट फाइल किया तो कितनी कितनी फीस लगेगी आपको बता रहा है, हर दिन की बता रहा है और मैक्सिमम फीस बता रहा है, ठीक है। अगर आपने 44 वाली एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक भरी है वो लेट फीस फाइल करी, उन्होंने बताया कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो लेट फीस कितनी लगेगी आपके ऊपर। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक है तो लेट फीस कितनी लगेगी आपके ऊपर। और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है तो लेट फीस कितनी लगेगी। तो कितना हो गया 50, 100 और 200, 5 करोड़ पे 50, 20 करोड़ पे 100, अप टू 20 करोड़ पे 100, 20 करोड़ से ज्यादा 200, 50, 100 200, ठीक है। इसी चीज के रजिस्ट्रिंग मिला के और 0.04 ऑफ टर्नओवर स्टेट तीनों केस में 0.0 दोनों केस में 0.04 और यहाँ पे 0.5% है, यहाँ पे ज्यादा है 0.5, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न नहीं बल्कि 50, 100 और 200, 0.04, 0.04 और 0.5, ये दोनों को मिला के सीजीएफ के रजिस्टर, ठीक है, दोनों को मिला के दो बार रिजर्व करना है, यही कैसे, ठीक है। आगे देखो अगर आपने जीएफटीआर 1 या 3 में फाइल करी तो उस केस में क्या होगा। अगर आपकी नील की रिटर्न है, नील की रिटर्न भरनी तो पड़ती है जीएफटीआर 1 भले जीरो लायबिलिटी हो क्योंकि 1 सप्लाई तो नील की रिटर्न करो। उन्होंने क्या बोला अगर आपकी नील की रिटर्न है तो 500 रुपए और 20 रुपए एवरी डे ठीक है सीजीएफ के एजेंट मिला, ठीक है। और अगर आपकी नील की रिटर्न नहीं है पर आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर कितना था 1.5 करोड़ रुपए से कम था, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए से कम था, 2000 रुपए 50 रुपए, 2000 रुपए मैक्सिमम है 50 रुपए पर डे, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में था 5000 50 रुपए पर डे, 5 करोड़ से ऊपर 10,000 50 रुपए पर डे, मैक्सिमम 10,000, ठीक है। तो अभी आपको ये सब फाइल इसमें याद करनी पड़ेगी, थोड़े से 3-4 बार निकालोगे तो हो जाएगा, ज्यादा डिटेल जाना ज्यादा उलझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट फीस वाला लास्ट टाइम पूछ लिया फिर भी ऊपर ऊपर नजर मार देना गलती से दूसरे एमसीक्यू में तुक्का भी लगाओ, ठीक है, ठीक है। ये जीएसटी सर्विस प्रैक्टिस में कौन होते हैं तो ये जो नाम रहेंगे आपके पास, ठीक है। अभी जीएसटी कौन होते हैं कुछ मेरे ख्याल से कोई पर्टिकुलर है, बस इतना मोटा सब्जेक्ट का मोटे सब्जेक्ट कैसा हो गया तभी हो गया। डिटेल में पूरा देखा तो कौन सा बैठ डाल दूंगा वो देख लीजिएगा ताकि आप जाने चले। इस चैप्टर के आने की उम्मीद है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कि बाद में मत बोलना मैंने आपको जब पढ़ा मैंने तो पढ़ाया उतना आपने नहीं सही में चलिए थोड़ा बोरिंग था मेरे को पता था इसलिए मैंने पहले छोड़ा रखा था लेकिन मैं फास्ट करूंगा चलिए। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है उनको समझ में आता है, जिन्होंने प्रैक्टिकली काम नहीं किया उनको रटना सा पड़ता है। अभी चैप्टर